हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है यूट्यूब चैनल सी ए सुरेन कॉमर्स क्लासेस में। टुडे इज़ क्लास नंबर 7 ऑफ क्लास 12th अकाउंटेंसी. वी हैव स्टार्टेड पार्ट बी, analysis of financial statement. We have covered first, second, third, fourth chapter. We have already started ratio analysis. We have covered 6 classes for ratio analysis and moving on the 7th class. And today's topic is, as we know, we have already covered liquidity ratio, current ratio, liquid ratio, debt equity ratio, total assets to debt ratio we have covered. Today's topic is proprietary ratio. Proprietary ratio का आज का हमारा रेशो करते हैं इसे. What is proprietary ratio? Proprietary ratio किससे कहते हैं? Proprietary ratio represents the relationship between proprietor's fund, that is equity, and total assets. प्रॉपर्टी रेशियो रिलेशनशिप दिखाती है टोटल असेट्स एंड इक्विटी के बीच में. इट मीन्स अगर हम बात करें बैलेंस शीट की, हम बैलेंस शीट में देखते हैं कि इक्विटी, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस. अनदर वन इज लॉन्ग टर्म डेट, अनदर वन इज शॉर्ट टर्म डेट एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, एंड वी कैन कॉल इट करंट लायबिलिटी. इधर आता हमारा नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स, एंड वी कैन से इन दोनों का टोटल होता है इक्वल. तो वही कहता है, मान लीजिए आपने 100 रुपीज़ यहाँ लगाए, 50 रुपीज़ यहाँ लगाए, टोटल आपने 150 लगाए, तो 150 की आपकी लायबिलिटी होगी. 10 रुपये की मान लीजिए शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है. सो लॉन्ग टर्म डेट इज 60 एंड द रिमेनिंग अमाउंट इज 80. 80 इज इक्विटी. अब प्लीज़ अंडरस्टैंड करना है इसका मीनिंग क्या है. इसका मीनिंग ये है कि अगर हमने ओनर से 80 रुपये लिए हैं, बाहर से अगर हमने 60 रुपये का कर्जा लिया है, टोटल हमने 140 रुपये का कर्जा लिया है, टोटल 140 रुपये का कर्जा लिया है. दैट मीन्स वी हैव ₹140 ऑफ फंड. हमारे पास कितना पैसा है? 140 रुपये का पैसा हमारे पास अवेलेबल है. इस 140 में हमने नॉन करंट असेट्स में लगा दिया 100 रुपये, जैसे हमने लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर खरीद लिया. और उसके अलावा वर्किंग कैपिटल, दैट मीन्स करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज में लगा दिए 50 रुपये. अब समझिए, हमने 50 रुपये की करंट लायबिलिटी खरीदी, नॉन करंट असेट 100 रुपये की, तो हमारी जेब से गया कितना? 150 रुपये. 150 हमारी जेब से गया, जबकि था हमारे पास कितना? 140 रुपये. 140 रुपये था और 150 दे दिया. इज दिस पॉसिबल? नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 140 लो, आपके पास 140 रुपये हैं और आपने 150 रुपये खर्च कर दिए. ऐसा पॉसिबल नहीं. इसीलिए वो कहता है, लेकिन 10 रुपये कह रहा है अभी भी फ्यूचर में देना बाकी है. दैट मीन्स करंट लायबिलिटीज. अगर फ्यूचर में देना बाकी है तो अभी तक हमने पे कितना किया होगा? 140 पे किया होगा. तो वही कह रहा है कि जो 150 रुपये की असेट्स है, इसमें 10 रुपये का तो अभी उधार है, 80 रुपये इसमें यानी इक्विटी का हिस्सा है, और 60 रुपये इसमें लॉन्ग टर्म डेट का हिस्सा है. प्लीज अंडरस्टैंड, इक्विटी टू टोटल असेट्स ये रिप्रेजेंट करती है कि अगर 150 रुपये की अगर हमारी टोटल असेट्स हैं, अगर हमारी 150 रुपये की टोटल असेट्स हैं, इस टोटल असेट्स में इक्विटी का कितना हिस्सा है? इक्विटी का कितना हिस्सा? तो हम कह सकते हैं 150 रुपये में 80 रुपये हमारी इक्विटी है. 80 रुपये हमारी इक्विटी है, एंड वी कैन कॉल इट 53% अप्रोक्स इज द पार्ट ऑफ इक्विटी. ये इक्विटी का पैसा है. उसके अलावा बाकी हमारे पास 60% किसका है? डेट का है, और 10 रुपये हमारे पास करंट लायबिलिटीज के हैं. तो डेट इक्विटी रेशियो, तो हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी रेशियो रिलेशनशिप डेवलप करती है दो चीज़ों के बीच में, इक्विटी के एंड टोटल असेट्स के. दैट मीन्स अगर हमने टोटल असेट्स में पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसमें इक्विटी का कितना पोर्शन होगा. सो रीड करते हैं और समझते हैं क्या कहता है. कहता है प्रॉपर्टी रेशियो, दिस रेशियो इंडिकेट्स द प्रपोर्शन ऑफ टोटल असेट्स फंडेड बाय द ओनर. ओनर ने टोटल असेट्स में कितना फंड कंट्रीब्यूट किया है, इज नोन एज टोटल असेट्स एंड इट इज नोन एज प्रॉपर्टी रेशियो. तो प्रॉपर्टी रेशियो कह सकते हैं इक्विटी और टोटल असेट्स की. इक्विटी कितना हिस्सा है आउट ऑफ टोटल असेट्स में, इक्विटी का कितना कंट्रीब्यूशन. दैट मींस प्रॉपर्टर्स फंड और शेयर होल्डर्स फंड का नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स में कितना कंट्रीब्यूशन है. ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस देखें, कहता है हायर प्रॉपर्टी रेशियो, जितनी हमारी प्रॉपर्टी रेशियो ज्यादा होगी, दैट मीन्स इक्विटी का हिस्सा उतना असेट्स में ज्यादा होगा, और जितना इक्विटी का हिस्सा असेट्स में ज्यादा होगा, इट मीन्स जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हमारी, जो लॉन्ग टर्म डेट है, वो उतने सिक्योर्ड होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इक्विटी का हिस्सा ज्यादा और डेट का हिस्सा कम. दैट मीन्स डेट हमारे जो है लेंडर्स हैं, दे फील सेफ. कहता है इज जनरली ट्रीटेड एज इंडिकेटर ऑफ साउंड फाइनेंशियल पोजीशन फ्रॉम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज इट मीन्स दैट अ लार्ज proportion of total assets is provided by the owner, that means equity, hence the firm is less dependent on the external source of finance, that is long term debt.
ऑन द कॉन्ट्रेरी अ लो प्रॉपर्टी रेशियो, अगर प्रॉपर्टी रेशियो लो होती है तो ये डेंजर सिग्नल है। डेंजर सिग्नल क्यों है लॉन्ग टर्म्स के? वो भी किन के लिए? लेंडर्स के लिए। इट मीन्स इक्विटी में कम हिस्सा होगा टोटल असेट्स में और डेट का हिस्सा ज़्यादा होगा। जब डेट का हिस्सा ज़्यादा होगा तो डेट ने पैसा ज़्यादा दिया होगा और जिन लेंडर्स ने ज़्यादा पैसा दिया होगा उनके मन में एक फीलिंग आएगी कि कहीं ना कहीं ये पैसा डूब सकता है, कहीं ना कहीं ये पैसा रिस्कियर हो सकता है। इसीलिए वो कहता है एज इट इंडिकेट्स अ लोअर मार्जिन ऑफ सेफ्टी अवेलेबल टू देम मीन्स टू लेंडर्स। The lower the ratio, the less secured are long-term loans and they face the risk of losing their money. उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं ये पैसा हमारा जा सकता है, डूब सकता है। It's a proprietary ratio. So doing some illustrations. Illustration number 38 करते हैं। कहता है कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, टोटल असेट्स टू डेट रेशियो, प्रॉपर्टी रेशियो। ठीक है जी, चलिए देखते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है। इक्विटी शेयर कैपिटल इज द पार्ट ऑफ शेयर होल्डर फंड। ठीक है जी। प्रेफरेंस शेयर इज ऑल्सो शेयर होल्डर फंड, जनरल रिजर्व इज शेयर होल्डर फंड, प्रॉफिट एंड लॉस इज शेयर होल्डर फंड। तो अगर हम बात करें शेयर होल्डर फंड की या हम बात करें इक्विटी की, तो इक्विटी कितना हो गया? नहीं 3 लाख, एक 4 लाख और एक 5 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस दे दिया, 12% डेट दिया हुआ है। इट मीन्स हमें लॉन्ग टर्म डेट दिए हुए कितने? 1,80,000। करंट लायबिलिटी दी है 1,20,000 की। नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स दैट मीन्स टोटल असेट्स वो दिया हुआ हमें 8 लाख। चलिए जी, सबसे पहले रेशियो निकालते हैं डेट इक्विटी रेशियो, दैट मीन्स डेट अपॉन में इक्विटी। डेट कितने दिए हुए हैं? डेट हमने कहा 1,80,000 के हैं, इक्विटी हमें दिया हुआ है 5 लाख, दैट इज 0.36:1। दूसरा वो कहता है निकालना आपको टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। चलिए जी देखते हैं। टोटल असेट्स हमने भी कितनी निकाली? 8 लाख के टोटल असेट्स हैं, डेट 1,80,000 के हैं। ठीक है जी, ये कितना हो गया हमारा? ये हो गया 4.44:1। एंड थर्ड वन इज प्रॉपर्टी रेशियो। एंड प्रॉपर्टी रेशियो कहता है कि हमारा इक्विटी का कितना हिस्सा है टोटल असेट्स में। इक्विटी कितनी है हमारी? इक्विटी हमने भी निकाली थी, कितनी है? 5 लाख। एंड टोटल असेट्स कितनी है? 8 लाख, दैट इज इट्स 0.625:1। ठीक है जी। आगे कहता है इस क्वेश्चन में व्हाट कंक्लूजन्स डू यू ड्रॉ फ्रॉम द अबव रेशियो। अब देखिए, डेट इक्विटी रेशियो निकली हमारी 0.36:1। 0.36:1 दैट सिंपली मीन्स कि हमारा डेट का पोर्शन कम है, इक्विटी का ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं डेट जो हमारे सिक्योर्ड हैं, डेट कहते हैं कि हमने अपना पैसा लगाया है वो इतना लगाया है कि इक्विटी से कम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हम सिक्योर्ड हैं एंड वी आर सिक्योर्ड, दैट्स वाई कंपनी की पोजीशन स्ट्रॉन्ग है। टोटल असेट्स टू डेट रेशियो कहती है, यहाँ पे टोटल असेट्स टू डेट रेशियो कह रहा है 4.44:1। इट मीन्स हमारे पास टोटल असेट्स लगभग 4.5 गुना है हमारे डेट के। अगेन डेट हमारे सिक्योर्ड हैं एंड दे फील सेफ एंड सिक्योर्ड। प्रॉपर्टी रेशियो कहता है इक्विटी डिवाइड बाय टोटल असेट्स। अब देखिए नियर अबाउट 62.5%, 62.5% किसने पैसा लगाया हुआ है? ये पैसा लगाया हुआ है इक्विटी ने। और जब इक्विटी ने टोटल असेट्स में लगभग 62% अपना पैसा लगाया हुआ है, तो जो डेट है उनका पैसा कितना होगा? लगभग 37.5%। और जो 37.5% अगर उनका पैसा है, जो कि नियर अबाउट आधा है, किससे? टोटल इक्विटी से, इसलिए कहीं ना कहीं हमारे सारे डेट सिक्योर्ड हैं। अब इलस्ट्रेशन नंबर 39 कहता है कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो, प्रॉपर्टी रेशियो। हमें डेट इक्विटी रेशियो निकालना है, दूसरा हमें प्रॉपर्टी रेशियो निकालना है। कहता है इक्विटी शेयर कैपिटल, अगेन शेयर होल्डर फंड है, जनरल रिजर्व शेयर होल्डर फंड है, प्रॉफिट एंड शेयर होल्डर फंड है। अब देखो लोन लिया, 10 लाख का लोन लिया है, लोन फ्रॉम ICICI लिया हुआ है, तो ये 17 लाख क्या हो गया हमारा? लोन हो गया। इट मीन्स लॉन्ग टर्म डेट हो गया। करंट लायबिलिटी दी है, गुडविल, अदर नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स, ये सारी की सारी असेट्स हो गई हमारी, डेट इज 45 लाख की हमारी असेट्स होगी। तो ये असेट्स होगी, ये लॉन्ग टर्म हो गया, शेयर होल्डर फंड हो गया। चलिए जी इक्विटी की बात करते हैं। तो इक्विटी कितना हो गया हमारा? 10 लाख और 15, 25 लाख में से 1 लाख गया, 24 लाख। ठीक है जी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखते हैं, अगर हम डेट की बात करें तो डेट कितना हो गया हमारा? 10 और 7 17 लाख। तीसरा असेट्स की बात करें तो असेट्स हमारी होगी 45 लाख। चलिए जी सबसे पहले निकालते हैं डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो कहता है डेट अपॉन में इक्विटी। डेट कितना है? 17 लाख, इक्विटी कितना है? 24 लाख। ये हो गया हमारा 0.71:1। दूसरा कहता है प्रॉपर्टी रेशियो। प्रॉपर्टी रेशियो का होता है फॉर्मूला इक्विटी अपॉन में टोटल असेट्स। इक्विटी कितना दिया हुआ है? 24 लाख। और टोटल असेट्स कितनी दी हुई है? टोटल असेट्स दी है 45 लाख। ये कितना हो गया हमारा? 24 दूनी 48, दैट मीन्स नियर अबाउट 50%, 0.53:1। ठीक है जी। अगला इलिस्ट्रेशन करते हैं, इलिस्ट्रेशन नंबर 40 एंड कहता है
कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो, टोटल असेट्स टू डेट रेशियो एंड प्रोपराइटर रेशियो, तीनों रेशियो निकालनी है। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, यानी लॉन्ग टर्म डेट तो हमें पता लग गया कितना हो गया, नहीं 1,50,000। करंट लायबिलिटी, नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स, इट मीन्स हमें ये भी पता लग गया कि 2,25,000 के हमारे पास टोटल असेट्स हैं। चलिए जी बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में कह रहा है टोटल असेट्स हमारी 2,25,000 की हैं। इसमें लॉन्ग टर्म डेट हमारे 1,50,000 के हैं। करंट लायबिलिटी हमारे पास 25,000 की है। तो बाकी बचा हुआ इक्विटी, तो इक्विटी कितना होगा, टोटल होना चाहिए 2,25,000। 2,25,000, 2,25 में अगर 1,75 का अगर ये है तो बाकी बचा 50,000 रुपये क्या हो गया हमारा इक्विटी। चलिए सबसे पहले कहता है डेट इक्विटी रेशियो निकालना है, डेट अपॉन में इक्विटी। डेट हमें दे रखे हैं कितने, 1,50,000 के, इक्विटी दिया हुआ है कितना 50,000 का, रेशियो क्या हो गया, नहीं 3:1। ठीक है जी, आगे देखते हैं। दूसरा वो कहता है, दूसरा निकालिए टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। टोटल असेट्स तो अगर आप डेट रेशियो निकालें तो टोटल असेट्स हमने निकाली अभी कितनी है, 2,25,000 एंड टोटल असेट्स टू डेट रेशियो, डेट कितना दिया हुआ 1,50,000, रेशियो कितनी आ गई 1.5:1। तीसरा कहता है प्रोप्राइटरी रेशियो, इट मीन्स इक्विटी अपॉन में टोटल असेट्स। इक्विटी कितना है अभी निकाला हमने 50,000 एंड टोटल असेट्स कितनी है 2,25,000 इज इक्वल टू आ गया हमारा 0.22:1। ठीक है जी, सो वी हैव कवर्ड क्वेश्चन नंबर 40। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 41 कहता है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ ग्रेग फूड्स लिमिटेड। इक्विटी शेयर कैपिटल शेयर होल्डर फंड हो गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगेन शेयर होल्डर फंड हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस शेयर होल्डर फंड हो गया। इन्वेस्टमेंट और करंट असेट्स, इन्वेस्टमेंट दी हुई है, करंट असेट्स दी हुई है। कहता है प्रॉपर्टी रेशियो भी दे रखी है 0.8:1। अब प्लीज समझना, कहता है अज्यूमिंग दैट देयर आर नो फिक्टिव असेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ असेट्स। आपको असेट्स की वैल्यू निकालनी है इस केस में, आपको रेशियो नहीं निकालनी है। अब प्लीज समझना, हमें पता है कि प्रॉपर्टी रेशियो का फॉर्मूला होता है प्रॉपराइटर्स फंड, दैट मीन्स हम कह सकते हैं इक्विटी या शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय टोटल असेट्स। ठीक है जी, अब देखते हैं इन सबको जोड़ेंगे तो क्या निकल आएगा, इक्विटी निकल आएगा 1,00,000 + 40 + 60, तो इक्विटी कितना हो गया हमारा 2,00,000, तो हमने इक्विटी की जगह लिख दिया 2,00,000। टोटल असेट्स का हमें पता नहीं है लेकिन रेशियो हमारी है 0.8:1। चलिए जी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो टोटल असेट्स कितना आ गया, आ गया 2,00,000 डिवाइड बाय 0.8 इज इक्वल टू आ गया 2,50,000। 2,50,000 की हमारे पास टोटल असेट्स आ गई। अगर हमारे पास 2,50,000 की टोटल असेट्स आ गई, इसमें से वो कहता है कि जो करंट असेट्स हैं वो 70,000 की हैं और इन्वेस्टमेंट हमारी 30,000 रुपये की है। तो जरा बताओ जो फिक्स असेट्स होंगी हमारी वो कितनी होंगी, 2,50,000 माइनस 70,000 करंट असेट्स माइनस 30,000 इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू आ गया 1,50,000। यही पूछ रहा था हमें कि कैलकुलेट कर दीजिए फिक्स असेट्स कितनी होगी, तो फिक्स असेट्स होगी हमारी 1,50,000। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस रेशियो का, क्वेश्चन नंबर 42 और इसी तरह का क्वेश्चन पेपर में आता है, प्लीज अंडरस्टैंड। कह रहा है अज्यूमिंग दैट प्रॉपर्टी रेशियो इज 0.6:1। 0.6:1 मीन्स प्रॉपर्टी रेशियो का फॉर्मूला होता है इक्विटी अपॉन में टोटल असेट्स। तो मान के चलते हैं कि 60,000 का हमारे पास क्या होगा टोटल इक्विटी होगा और 1,00,000 का हमारे पास क्या होगा, यानी टोटल असेट्स। इसी वजह से हमारी रेशियो आ रही है 0.6:1। स्टेट गिविंग रीजन वेदर द रेशियो विल इंक्रीज डिक्रीज और विल नॉट चेंज। पहला केस इशू ऑफ न्यू शेयर्स। अब मान लीजिए आपने नए शेयर इशू किए, पहला केस। अगर हम नए शेयर इशू करेंगे तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारे पास शेयर कैपिटल बढ़ेगी और कैश बढ़ेगा। ठीक है जी, अब जब शेयर कैपिटल बढ़ेगी और कैश बढ़ेगा तो असेट्स पर तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा और इक्विटी पे भी फर्क पड़ेगा। तो जरा बताओ इक्विटी शेयर कैपिटल इट मीन्स हमारी रेशियो क्या हो जाएगी। सो जो हमारी प्रॉपर्टी रेशियो होगी वो क्या होगी, हम कहते हैं इक्विटी हमारी पहले कितनी थी 60,000 करेक्ट, और 1,00,000 क्या था हमारा प्रॉपराइटर्स, दैट मीन्स टोटल असेट्स। तो प्रॉपर्टी रेशियो आ रही 0.6:1। अब शेयर इशू करेंगे तो हमारे शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी कितने से, मान लीजिए हमने नहीं 60,000 से ही मान लीजिए हमने शेयर इशू किए। ठीक है जी, 60,000 शेयर इशू करें तो 60,000 शेयर इशू करेंगे तो 60,000 से हमारी क्या बढ़ेगी, यानी 60,000 से हमारी असेट्स भी बढ़ेगी। तो चलो देखते हैं कितना होगा, 1,20,000 डिवाइड बाई 1,80,000 ये कितना हो जाएगा 6.66:1। अब देखिए पहले रेशियो क्या थी 0.6:1 थी, अब रेशियो हो गई 0.66:1। दैट मीन्स हमारी रेशियो क्या होगी, इंक्रीज हो गई। ठीक है जी, दिस इज केस नंबर
1. नाउ मूविंग ऑन केस नंबर 2, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स अगेंस्ट परचेज ऑफ मशीनरी. सेम हो गया, यहाँ पर हमारा कैश बढ़ रहा था तो भी टोटल असेट्स बढ़ती, यहाँ पर हमारी मशीन परचेज कर रहे हैं तो भी हमारी टोटल असेट्स बढ़ेगी. अल्टीमेटली सेम है, कैश की जगह क्या हो जाएगा मशीन, और मशीन टोटल असेट्स का पार्ट है, असेट्स का पार्ट है, इसलिए वो टोटल असेट्स में जुड़ जाएगी. तो अगेन द रिजल्ट विल बी सेम, सेम इक्विटी एंड सेम हमारे टोटल असेट्स होगी. यहाँ पर हमारा क्या बढ़ेगा, इक्विटी से हमारा इक्विटी शेयर बढ़ जाएगी 60,000 की, और मशीन खरीदेंगे तो हमारी टोटल असेट्स बढ़ जाएगी. तो रेशियो अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगा. तीसरा केस देखते हैं, इशू ऑफ डिवेंचर अगेंस्ट परचेज ऑफ मशीनरी. अब देखिए इस बार हमने शेयर की जगह डिवेंचर इशू किए हैं. अब जब डिवेंचर इशू करेंगे तो प्रॉपर्टी रेशियो में देखते हैं, 60,000 रुपये की मान लीजिए हमारे पास क्या अभी इक्विटी है, 1,00,000 रुपये का असेट्स है. अब हमने डिवेंचर इशू किए, जब हम डिवेंचर इशू करेंगे तो हमारे डिवेंचर्स इंक्रीज होंगे और हमारे पास मशीनरी आएगी. यानी मशीन तो असेट्स है, तो इट मीन्स असेट्स बढ़ेगी बट इक्विटी पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा. मान लीजिए हमने यानी मान लीजिए कितना हमने 20,000 रुपये के मान लीजिए हमने क्या किए, डिवेंचर इशू किए. तो जरा बताइए कितना हो जाएगा अभी, 60,000 डिवाइड बाई 1,20,000 इज इक्वल टू 0.5:1. पहले रेशियो क्या थी 0.6:1 थी, आज 0.5:1 हो गई. तो रेशियो हमारी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई. ठीक है जी. अगला केस देखते हैं, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर फॉर कैश. इस बार आपने डिवेंचर इन लोन लिया था उसे वापस कर दिया. जब वापस करोगे तो क्या होगा इस केस में, इस केस में क्या होगा, जो हमारे डिवेंचर्स हैं वो कम हो जाएंगे और कैश भी हमारा कम हो जाएगा. ठीक है जी. मान लीजिए आपने क्या किया है, 50,000 रुपये के डिवेंचर वापस कर दिए. कितने के डिवेंचर वापस कर दिए, 50,000 के डिवेंचर वापस कर देंगे. जब 50,000 के डिवेंचर वापस करेंगे तो 50,000 का कैश जाएगा, डिवेंचर कम होंगे और कैश कम होगा, तो इक्विटी पर तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा. तो प्रॉपर्टी रेशियो मीन्स 60,000 डिवाइड बाई 1,00,000 थी पहले सिचुएशन, इक्विटी पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा. लेकिन जब हम 50,000 के डिवेंचर वापस करेंगे तो हमारा कैश कम होगा, कैश कम होगा तो हमारी टोटल असेट्स में 50,000 कम हो जाएगा. 60,000 डिवाइड बाई 50,000 दैट इज 1.2:1. रेशियो पहले 0.6:1 थी, आज 1.2:1 हो गई. तो हमारी रेशियो अल्टीमेटली इंक्रीज हो गई है. चारों केस समझ में आ गए हैं. ठीक है जी. पांचवा केस देखते हैं, कहता है कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इनटू प्रेफरेंस शेयर्स. अब प्लीज समझना, कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इनटू प्रेफरेंस शेयर्स. हमने कहा हमारा प्रॉपर्टी रेशियो होता है इक्विटी अपॉन में टोटल असेट्स. अब जरा देखिए, अगर हम कन्वर्ट करते हैं डिवेंचर्स को शेयर्स में, अगर डिवेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे डिवेंचर कम हो जाएंगे और हमारे शेयर्स बढ़ जाएंगे. मान लीजिए हमने कितना 20,000 रुपये के डिवेंचर कन्वर्ट किए और शेयर्स में कन्वर्ट किए. शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे तो सिर्फ पहले हमारी सिचुएशन थी 60,000 के इक्विटी शेयर थे, 1,00,000 की असेट्स थी. असेट्स पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा क्योंकि डिवेंचर कन्वर्ट हो रहे हैं और शेयर्स बढ़ रहे हैं. बट हमारे शेयर्स कितने से 20,000 से बढ़ जाएंगे, जो कि रेशियो कितनी हो गई 0.8:1. तो रेशियो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. बायबैक ऑफ इट्स ओन शेयर्स बाय कंपनी. कंपनी ने अपने शेयर्स खरीदे हैं. जब कंपनी अपने शेयर्स खरीदेगी तो क्या होगा, एक तो शेयर्स और दूसरा कैश, एक तो शेयर्स और दूसरा कैश. इट मीन्स हमारी दोनों चीज़ें कम होंगी, हमारा शेयर होल्डर फंड भी कम हो जाएगा इससे क्योंकि शेयर्स हमने बाय बैक कर लिए हैं, और दूसरा हमारा कैश भी कम हो जाएगा. दोनों चीज़ें कम होंगी, और जब दोनों चीज़ें कम होंगी, मान लीजिए 20,000 रुपये से हमने बाय बैक किया तो हमारा जो प्रॉपर्टी रेशियो क्या होगी 60,000 डिवाइड बाई 1,00,000. मान लीजिए हमने 20,000 रुपये से किया है कम, तो 20,000 एंड 20,000, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 40,000 और ये हो गया हमारा 80,000. तो रेशियो क्या होगी 0.5:1. रेशियो पहले कितनी थी 6:1 थी, 0.6:1 थी, आज 0.5:1 हो गई. तो रेशियो हमारी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है. अगला पॉइंट कहता है परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स फॉर कैश. अब सोचिए, जब हम फिक्स्ड असेट्स खरीदेंगे तो कैश जाएगा. इट मीन्स एक असेट्स आएगी और एक असेट्स जाएगी. मान लीजिए हमने 50,000 की असेट्स खरीदी तो क्या होगा, 50,000 का कैश जाएगा और 50,000 की फिक्स्ड असेट्स आएगी. तो अल्टीमेटली एक असेट्स आ रही है और एक असेट्स जा रही है. तो असेट्स पर क्या हो रहा है, जीरो का इंपैक्ट. इक्विटी पे भी कोई इंपैक्ट नहीं है, तो अल्टीमेटली इसका हमारा कोई चेंज नहीं होगा. अगला कहता है परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स ऑन लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट. अब समझिए, हमने परचेज किए फिक्स्ड असेट्स खरीदी हैं, बट हमने का पेमेंट करेंगे हम कई सालों बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद. तो जरा बताइए, परचेज करेंगे असेट्स तो क्या होगा, हमने कहा प्रॉपर्टी रेशियो पे इक्विटी पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है जी. बट टोटल असेट्स में हमारी फिक्स्ड जुड़ जाएंगी और लॉन्ग टर्म डेट बढ़ेंगे जो कि हमारा लॉन्ग टर्म का पार्ट होगा. तो हमारी फिक्स्ड असेट्स मान लीजिए 1,00,000 की खरीदी तो बढ़ गई. तो रेशियो क्या होगी अब 60,000 डिवाइड बाई 2,00,000 दैट इज 0.3:1. तो रेशियो क्या होगी, अगेन डिक्लाइन होगी. ठीक. अगला केस देखते हैं, कह रहा है सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स कॉस्टिंग ₹1,00,000 फॉर ₹80,000. अब प्लीज समझना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. वही कहता है 1,00,000 रुपये की जिसकी खरीद थी हमने 80,000 में बेच दिया तो हमें लॉस हो गया. कितने का लॉस हो गया,
20,000 का लॉस हो गया। 20,000 का लॉस हो गया तो इस लॉस को कौन बियर करेगा? ओनर बियर करेगा। तो कहीं ना कहीं ओनर यानी शेयर होल्डर फंड का पैसा कम होगा। बट यहाँ पर देखिए, जो असेट्स हमारी 1 लाख की थी वो हमने 80,000 में बेची, तो 80,000 का हमारे पास पैसा आया होगा और 1 लाख की हमारे पास कैश गया, असेट्स गई होगी। तो अब देखते हैं रेशो क्या होगी, प्रॉपर्टी रेशो 60,000 डिवाइड बाय 1 लाख था पहले। अब हमने 20,000 का लॉस हुआ तो ओनर को 20,000 का नुकसान हो गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ वो कह रहा है कि हमारी 1 लाख की तो जारी असेट, लेकिन 80,000 रुपये का हमारे पास पैसा भी आ रहा होगा, और 80,000 रुपये का पैसा आ रहा है और 1 लाख रुपये की हमारे पास असेट्स जा रही है। तो अल्टीमेटली कितना हुआ? ये हो गया 40,000 डिवाइड बाय 80,000। तो रेशो क्या हो गई? यानी 0.5:1। अगेन रेशो हमारी क्या हो गई? यानी डिक्लाइन हो गई है। तो जैसे ही हम यानी असेट्स को बेचेंगे तो हमारी रेशो क्या होगी? यानी डिक्लाइन हो जाएगी। अगला केस देखते हैं, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स कॉस्टिंग 2 लाख एट 250। तो अगेन अपोजिट हो जाएगा, वहां पर हमारी रेशो डिक्रीज हो रही थी, यहाँ पर हमारी रेशो इंक्रीज हो जाएगी। अगला कहता है इशू ऑफ बोनस शेयर। अगर आपने बोनस शेयर इशू किए हैं तो बोनस शेयर इशू करने से ना तो हमारा शेयर होल्डर का पैसा बढ़ेगा, ना ही हमारा शेयर होल्डर का पैसा घटेगा। अल्टीमेटली इट मीन्स अगर हम शेयर इशू करेंगे तो हमारे इक्विटी शेयर बढ़ जाएंगे, बट हमारा रिजर्व एंड सरप्लस कम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारा शेयर होल्डर फंड पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा, ना ही हमारा असेट्स पे इंपैक्ट आएगा। तो अल्टीमेटली प्रॉपर्टी रेशो जो थी हमारी 60,000 डिवाइड बाय 1 लाख, तो वो रहेगी सेम, इट मीन्स नो चेंज। डिक्लेरेशन की है, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड। और जब हम डिक्लेरेशन करेंगे फाइनल डिविडेंड की, इट मीन्स हमारा शेयर होल्डर का पैसा क्या हो जाएगा? बोलिए, डिक्रीज हो जाएगा, और टोटल असेट्स में हमारा कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हमने डिविडेंड डिक्लेयर किया। तो डिक्लेयर करेंगे तो हमारा प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकल के कहाँ चला जाएगा? डिविडेंड में चला जाएगा। तो हमारा जो यानी प्रॉपर्टी रेशो होगी, 60,000 हमारा शेयर होल्डर का पैसा है, 1 लाख रुपए मान लीजिए हमारे पास असेट्स है, तो असेट्स पर तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। बट ये रेशो हमारा डिक्लेयर करेंगे, मान लीजिए हमने 10,000 का डिक्लेयर किया, तो हमारा 10,000 से यानी प्रॉफिट और इक्विटी कम हो जाएगा। जैसे इक्विटी कम होगा तो हमारी रेशो होगी 0.5:1। 0.5:1 का मतलब क्या हुआ? रेशो हमारी होगी डिक्लाइन। सो वी हैव कवर्ड दिस क्वेश्चन एज वेल, सो प्लीज गो थ्रू दैट एंड वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास।